जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा संसाधन का। ऊर्जा संसाधन से मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ऊर्जा संसाधन का। आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों को पढ़ा। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं और क्या है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि आखिर ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। तो दोस्तों जरा सोचिएगा कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑफकोर्स सूर्य से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हुआ? सूर्य हुआ। अर्थात सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? उस ऊर्जा को हम कहेंगे सौर ऊर्जा। क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, अर्थात पृथ्वी पर ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है मुख्य रूप से, तो कहां से? सूर्य से प्राप्त होती है। और सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सौर ऊर्जा कहा जाता है। और सौर ऊर्जा वही ऊर्जा है जो पृथ्वी पर निवास करने वाले मानवों, जीवों और वनस्पतियों के लिए जो उनकी नित्य क्रियाएं हैं या जैविक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? सहायता करती है। अर्थात उसकी जो जैविक क्रियाओं का संचालन है उसे करने में क्या करती है? मदद करती है। हाँ, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब या तो वह आपको डायरेक्ट सहायता करती है, जैसे कि पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के रूप में। दूसरा अप्रत्यक्ष तौर पर भी होती है। अप्रत्यक्ष तौर पर जैसे कि आपने ऊर्जा का पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही उसका विनाश होता है, बस उसका रूप परिवर्तन होता है। ऐसे ही जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो उसके अंदर भी ऊर्जा समाहित हो जाती है। और जब हम उन पौधों से प्राप्त फलों को खाते हैं या उन पौधों की पत्तियों को खाते हैं तो उनमें जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। अर्थात अप्रत्यक्ष तौर पर वह हमारी पाचन क्रिया या हमारी जैविक क्रिया को संचालित करने में क्या करती है? सहायता करती है। यदि हम किसी देश की बात करें कि किसी देश की उन्नति के लिए उसका मुख्य साधन क्या है या उसका कुछ मानक क्या है जो उसकी उन्नति का सूचक हो, तो वह है ऊर्जा संसाधन। अर्थात यदि हम ऊर्जा संसाधनों का जो उत्पादन है या ऊर्जाओं का जो उत्पादन है उसको सुनिश्चित कर लें या उसको नियमित कर दें तो हम किसी भी देश को, चाहे वह पिछड़ी हुई अवस्था में ही क्यों ना हो, उसकी पिछड़ी हुई अवस्था को हम समाप्त कर कर उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। अर्थात उसे हम विकासशील या विकसित देश की अवस्था में ले जा सकते हैं। उस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह पिछड़ेपन से हो, चाहे वह कुपोषण से हो या अशिक्षा से हो, ऊर्जा संसाधन का विकास करके हम क्या कर सकते हैं? उनको समाप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऊर्जा संसाधन का विकास करके हम कुपोषण को, अशिक्षा को या पिछड़ेपन को कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों समझिएगा कि ऊर्जा संसाधन क्या है? उद्योगों की नींव होते हैं। उद्योग को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह पवन ऊर्जा हो या फिर भूतापीय ऊर्जा हो या फिर जैविक ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके द्वारा उद्योग का विकास होगा और जैसे ही उद्योग का विकास होगा तो लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। क्या होंगे? तो लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे और जैसे ही रोजगार उपलब्ध होंगे तो उनके लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनका संग्रहण वो आसानी से कर पाएंगे, जिससे कुपोषण की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ वह शिक्षा या चिकित्सा के संसाधनों को भी जुटा पाएंगे, या शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जैसे कि पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसको भी वह उद्योग के माध्यम से जुटा पाएंगे। तो समझ में आया कि किस तरीके से ऊर्जा देश में व्याप्त पिछड़ेपन, कुपोषण, अशिक्षा, इनकी समस्याओं को दूर कर सकती है। अब बात आती है कि ऊर्जा संसाधन कहलाते क्या है। तो वे संसाधन जिनके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम कोयले की बात करें, पेट्रोल की बात करें, प्राकृतिक गैस की बात करें, तो यदि हम कोयले को जलाते हैं तो जलाने से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। पेट्रोलियम को जलाने से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और प्राकृतिक गैसों को भी जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्या सिर्फ ये तीनों माध्यम ही ऊर्जा के संसाधन हैं या इनसे ही सिर्फ ऊर्जा प्राप्त होती है? तो नहीं, ऊर्जाओं का वर्गीकरण भी निम्न आधार पर किया गया है। ऊर्जा को देखें, ऊर्जा स्रोतों को देखें तो इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला भाग होता है जिसे कहते हैं परंपरागत प्रयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधन। परंपरागत प्रयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधन क्या कहलाते हैं? ऐसे ऊर्जा संसाधन
जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। ध्यान रखना, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अर्थात परंपरागत ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्राचीन काल से ही जिनका उपयोग हम करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत क्या कहलाते हैं, जिनका उपयोग या हम अभी सीखे हैं या उनका हम प्रयोग करना अब सीख रहे हैं। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, गैर परंपरागत कहलाएंगे। दूसरा होता है सतत उपलब्धता के आधार पर। सतत उपलब्धता क्या होती है, जिनकी उपलब्धता बनी रहे। इसको भी दो भागों में, एक ऐसे जिनकी उपलब्धता सीमित है और एक ऐसे जिनकी उपलब्धता असीमित है। तो है ना, इनको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, जैसे नवीनीकरण और अनवीनीकरण। और एक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात ऊर्जा संसाधनों को से हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो तीन आधार पर हम ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, एक परंपरागत प्रयोग के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बात करें हम परंपरागत प्रयोग के आधार पर, तो इसे भी दो भागों में हमने बांटा है, एक परंपरागत ईंधन स्रोत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। यदि हम सतत उपलब्धता की बात करते हैं तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होते हैं नवीकरण ऊर्जा स्रोत और एक होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसी तरीके से उत्पत्ति के आधार पर भी हम ऊर्जा स्रोतों को निम्न भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो उसमें जीवाश्मीय ऊर्जा आती है, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। इन भागों के आधार पर हम ऊर्जा को बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कि हम ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो परमाणुओं को परमाणु संयंत्रों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा निकालते हैं, जीवाश्म ईंधन के माध्यम से उनको जला के जीवों के जो जीवाश्म होते हैं उनको जलाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो एक जीवाश्म ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, ऐसे ही जल के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हाइड्रो पावर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, जैव ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है और तरंग ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा होती है। अब जो ये ऊर्जा संसाधन हैं इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, गैर परंपरागत क्या है, नवीकरणीय क्या होते हैं, अनवीकरणीय क्या कहलाते हैं, और जीवाश्म ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये क्या कहलाती हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम परंपरागत आधार पर। परंपरागत आधार पर दो भागों में बांटा था हमने, एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। बात करते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की। तो कैसे ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता आ रहा है, जिनमें क्या क्या आते हैं, कोयला आता है, पेट्रोल आता है, लकड़ी आता है, चारकोल आता है, सूखा गोबर आता है, खनिज तेल आता है, प्राकृतिक गैसें आती हैं। ऐसे स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो दोस्तों, आप प्राचीन जब आदि मानव के काल से ही देखेंगे, जब आग का आविष्कार हुआ था तो उस काल से ही फिर धीरे धीरे उन्होंने उत्खनन किया। उत्खनन से जो ऊर्जा संसाधन प्राप्त हुए प्राचीन काल से, जैसे कोयला बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लकड़ी, पेट्रोलियम, चारकोल, गोबर, क्योंकि गाय पालतू पशु थी तो उसके गोबर से क्या हुआ था, गोबर, सूखा हुआ गोबर जिन्हें कंडा कहा जाता है, तो इनके जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा। दूसरा आता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। चूंकि क्या है, किसी भी देश में जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनकी मात्रा कैसी है, सीमित है, तो उनकी जो मात्रा है वो समाप्त ना हो जाए, इसीलिए कुछ नवीन ऊर्जा स्रोतों को भी खोजा गया है या खोजा जा रहा है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें अब वर्तमान में खोजा जा रहा है या खोजे जाने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे ऊर्जा स्रोत किसके अंतर्गत आते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना, पवन ऊर्जा, पवन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना, ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्री तरंगें होती हैं उनके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना, भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी के अंदर समाहित ऊर्जा है उसका उपयोग करना, तो क्या होता, तापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा या फिर सेल ऊर्जा, सेल के माध्यम से भी ऊर्जा निकालना। तो ये क्या कहलाती है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। बात करते हैं सतत उपलब्धता के आधार पर। तो सतत उपलब्धता के आधार पर भी हमने दो भागों में बांटा था, एक नवीकरणीय थे और एक अनवीकरणीय थे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद उनका दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है या जिनके जलाने पर वायु प्रदूषण नहीं होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ध्यान रखना, इनके जो संसाधन होते हैं, उनके जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, असीमित होते हैं। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता हो, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा कैसी है, सतत है, ये समाप्त नहीं हो सकती, अनंत काल तक चलती रहेगी। दूसरा क्या है, इनके जो स्रोत हैं वो सीमित नहीं है, अनंत हैं, और इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। फिर होते हैं आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत। आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनके संसाधन सीमित होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग सतत रूप से नहीं किया जा सकता, एक बार उनका उपयोग करने के बाद उनसे दोबारा ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती। साथ ही साथ यदि हम उनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो उससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, सेल, परमाणु ऊर्जा। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें आप एक बार यूज करने के बाद इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। कोयले को एक बार आप जला दोगे, उससे जो ऊर्जा प्राप्त कर लोगे तो उससे क्या राख में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या राख से आप फिर से कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। ऐसे ही पेट्रोलियम एक बार जल जाएगा तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा, तो क्या फिर आप उससे ऊर्जा दोबारा प्राप्त कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। ऐसे ही प्राकृतिक गैसें हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की। तो दोस्तों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक मैंने अभी परिभाषा में बताया, जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, जिनका अधिक उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, ध्यान रखना इनसे भी होता है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इस वीडियो के अंतर्गत हम सिर्फ मध्य प्रदेश के पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको दो पार्टों में विभाजित किया है। तो बात करें हम मध्य प्रदेश में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की, तो मध्य प्रदेश में यदि हम ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपन्न राज्य है, अर्थात यहां पर ऊर्जा संसाधन के जो स्रोत हैं वह कैसे हैं, बहुत अधिक हैं। लेकिन इनका दोहन के मामले में बात करें, ऊर्जा संसाधनों के दोहन की बात करें, तो इसमें मध्य प्रदेश पिछड़ी हुई अवस्था में आता है, बहुत पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा स्रोत के माध्यम से, बहुत सारे ऊर्जा स्रोत हैं परंपरागत, मैंने आपको बताया है, लेकिन उन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सिर्फ दो ही ऊर्जा स्रोत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक आता है ताप विद्युत केंद्र, जो तापीय ऊर्जा से प्राप्त होते हैं, और एक आते हैं जल विद्युत केंद्र। अर्थात ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, जल विद्युत केंद्र, जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें जो 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और इनका उपयोग हम बहुत काल से ही, पहले ही, बहुत प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। कौन सी? 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएं। तो जो बड़ी परियोजना आएंगी वो जल विद्युत परियोजना केंद्र के अंतर्गत आ जाएंगी, और जो कोयले से प्राप्त ऊर्जा होगी वह ताप विद्युत केंद्र के अंतर्गत आ जाएगी। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से देखा जाए, जो परंपरागत हैं तो उसमें ना तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, ना ही खनिज तेल पाए जाते हैं, सिर्फ क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है और जल विद्युत केंद्र पाए जाते हैं, जल पाया जाता है। हाँ, कहीं कहीं पर प्राकृतिक गैस प्राप्त होने के आसार जरूर मिले हैं, उनको हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के विद्युत ताप केंद्र कि आखिर ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, कहां पर स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8 स्थानों पर 9 ताप विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। कितने? 8 स्थानों पर 9 ताप विद्युत केंद्र। यदि हम सीधी की बात करते हैं तो सीधी में 2 ताप विद्युत केंद्र हैं। कितने हैं? 2 हैं। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि स्थान पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम के आधार पर आपको वहीं पर उनका वर्णन दे दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो यदि हम सीधी जिले की बात करें तो सीधी जिले में 2 ताप विद्युत केंद्र हैं। एक है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कहां पर आता है? बेड़न में आता है। कहां पर आता है? बेड़न में। और बेड़न कहां आता है? सीधी में, ध्यान रखना। और एक आता है क्या? बांधवगढ़ ताप विद्युत केंद्र। तो 2 जिनका नाम बाबा से आता है, चाहे वह विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र हो और चाहे बांधवगढ़ ताप विद्युत केंद्र हो, दोनों कहां आते हैं? सीधी में आते हैं। ध्यान रखना, कहां पर आते हैं? सीधी में आते हैं। बेड़न तो सिंगरौली में आता है, लेकिन ये जो ताप विद्युत केंद्र है ये कहां पर आता है? सीधी में आता है। ऐसे ही बांधवगढ़ ताप विद्युत केंद्र भी कहां पर आता है? सीधी में। आपको ऑप्शन में सीधी और सिंगरौली दोनों आएंगे, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना।
फिर इसके बाद हम उमरिया में आते हैं। तो उमरिया में एक ताप विद्युत केंद्र है जिसे कहा जाता है संजय ताप विद्युत केंद्र। वह कहां पर आता है? तो वह उमरिया के बीरसिंहपुर में आता है। कहां पर आता है? बीरसिंहपुर। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न में आता है, और बेड़न कहां पर? सीधी वाले बेड़न में, है ना, बेड़न दोनों जगह है। यहां पर वीरसिंहपुर में कौन सा आता है? संजय ताप विद्युत केंद्र आता है। और वीरसिंहपुर कहां पर है? तो उमरिया में है। ऐसे ही हम अनूपपुर की बात करते हैं तो अनूपपुर में एक ताप विद्युत केंद्र आता है जिसे कहा जाता है अमरकंटक। कहां आता है? अमरकंटक। और ये कहां आता है? सुहागपुर में आता है। कहां पर? ध्यान रखना, सुहागपुर में। तो अनूपपुर के सुहागपुर में एक ताप विद्युत केंद्र है जिसे कहा जाता है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। ऐसे ही एक मंडला में ताप विद्युत केंद्र आता है जिसे कहा जाता है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। ध्यान रखना, नाम है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, लेकिन यह आता मंडला में है, जबलपुर में नहीं आता है। एक आता है छिंदवाड़ा में जिसे कहा जाता है पेंच ताप विद्युत केंद्र। क्या कहा जाता है? पेंच ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद एक आता है बैतूल में। बैतूल में जो ताप विद्युत केंद्र आता है उसे कहा जाता है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ऐसे एक खंडवा में आता है जिसे कहा जाता है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। संत सिंगाजी का नाम तो आपने सुना होगा, खंडवा और खरगोन से ये संबंध रखते हैं। तो खंडवा में ध्यान रखना, खरगोन में नहीं है, खंडवा में है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। ऐसे ही बुरहानपुर में एक है जिसे कहा जाता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। क्या कहा जाता है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है वह बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित है। कहां पर है? बुरहानपुर के नेपानगर में स्थित है। और यह अखबारी कागज के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम इनकी अभी डिटेल्स पढ़ेंगे आगे चल के तो मैं इनकी विशेषताएं बताता जाऊंगा कि किस ताप विद्युत केंद्र से कितने ऊर्जा प्राप्त होती, कितने मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही साथ इनकी क्या विशेषताएं, इन्हें कोयला कहां से प्राप्त होता है, पानी कहां से प्राप्त होता है, और यह किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है या इसकी विशेषताएं हैं क्या। लेकिन यहां पर आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र आते हैं। तो कितने ताप विद्युत केंद्र हैं? 9 ताप विद्युत केंद्र है जो 8 स्थानों पे हैं। यदि हम सीधी की बात करें तो सीधी में 2 हैं, विंध्याचल और बांधवगढ़। यदि उमरिया की बात करें तो यहां पर संजय है, अनूपपुर में अमरकंटक है, मंडला में जबलपुर है, छिंदवाड़ा में पेंच है, बैतूल में सतपुड़ा है, खंडवा में सिंगाजी है और बुरहानपुर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। चलिए इनको हम डिटेल्स करना स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स पढ़ते हैं, इन ताप विद्युत केंद्र की एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थिति की बात करें तो यह अनूपपुर जिले के सुहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित है। कहां पर है? अनूपपुर जिले के सुहागपुर कोयला क्षेत्र में यह स्थित है। यदि हम बात करें इसकी क्षमता की कि आखिर कितने मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है तो यह 49 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। और इसके लिए कितनी इकाइयां लगाई गई हैं? 4 इकाइयों से प्राप्त करता है। 4 इकाइयां यहां पर लगी हुई हैं। कोयले की आपूर्ति जो है वह नॉर्थ कोल्डफील्ड, सीधी तथा सुहागपुर की खदानों से होता है। सीधी और सुहागपुर में जो खदानें हैं वहां से यहां पर कोयले की प्राप्ति होती है। पानी की बात करते हैं तो पानी की प्राप्ति होती है किससे? सोन नदी से। किससे होती है? सोन नदी से। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र समझ में आया। कहां पर स्थित है? अनूपपुर जिले के सुहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित है। क्षमता इसकी 49 मेगावाट है। 4 इकाइयां कार्यरत हैं। कोयले की आपूर्ति होती है नॉर्थ कोल्ड फील्ड से जो कि सीधी और सुहागपुर की खदानों से प्राप्त होता है, और यहां पानी सोन नदी से प्राप्त होता है। दूसरे ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं तो इसे कहते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। स्थिति की बात करते हैं तो आपको पता है कि यह बैतूल जिले के सारणी में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। कहां पर है? सारणी में पाथरखेड़ा जो कोयला क्षेत्र है वहां पर स्थित है। तो ध्यान रखना, सिर्फ बैतूल याद नहीं रखना है, आपको यह भी याद रखना है कि सारणी के पाथरखेड़ा में यह स्थित है। स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। उत्पादन की बात करते हैं तो यह 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता था। जब यह स्टार्ट हुआ था तो पहले 1200 मेगावाट का उत्पादन करता था, और वर्तमान में यह 1437 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कितना करता है? 1437। तो आपको पहले का डेटा भी याद होना चाहिए और अभी का भी, क्योंकि वह पहला भी पूछ लेता है और वर्तमान भी पूछ लेता है। तो पहले कितना करता था? 1200 मेगावाट, और अभी कितना कर रहा है? 1437 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इसकी विशेषता यह है कि यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का संयुक्त उपक्रम है। अर्थात यह राजस्थान को भी बिजली उपलब्ध कराता है, साथ साथ मध्य प्रदेश के, मतलब मध्य प्रदेश को तो कराएगा ही, इसके साथ ही साथ यह राजस्थान को भी बिजली देता है। ध्यान रखना, कहां पर? मध्य प्रदेश के नीचे बैतूल में स्थित है, लेकिन कहां पर? राजस्थान को बिजली दे रहा है। स्थान के आधार पर कंफ्यूज मत होना कि यह महाराष्ट्र की है। किसकी है? यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है। यह
जलापूर्ति की बात करते हैं तो जल इसको कहां से प्राप्त होता है, मचना नदी से प्राप्त होता है। और यदि हम कोयले की बात करते हैं तो कोयला कहां से होगा, यहां से जो सारणी का पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है यहां से ही इसको कोयला प्राप्त होता है। बात करते हैं विंध्यन ताप विद्युत केंद्र की। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। कैसा है, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। मैंने आपको बताया था ये स्थित कहां पर है, तो इस कहां पर था यह स्थित, तो यह सीधी में स्थित था। कहां पर था, सीधी में। क्षमता की बात कर लेते हैं तो इसकी क्षमता है 2260 मेगावाट। कितनी, 2260 मेगावाट पहले थी और अभी हो गई है 4760 मेगावाट। कितनी हो गई है, 4760 मेगावाट। इसमें 120 मेगावाट की 6 इकाइयां कार्यरत थीं। द्वितीय चरण में इसमें 500 मेगावाट की इकाइयां स्थापित की गई हैं। यह रूस की सहायता से निर्माणाधीन है। ध्यान रखना, जो बनाया गया है यह ताप विद्युत केंद्र, यह रूस की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में रूस की सहायता से निर्मित कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जो आपने पहले ही पढ़ा है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, वो किस किस की थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। लेकिन जो विंध्याचल है तो यह पूर्व में सीधी जिले के बेड़न में, लेकिन यह क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी इसमें समाहित है। ये तीनों का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। कोयला कहां से प्राप्त होगा, तो कोयला इसको सिंगरौली की खदानों से प्राप्त होता है। और यदि हम पानी की बात करते हैं कि इसको पानी कहां से प्राप्त होता है, तो रेहंद नदी से प्राप्त होता है। तो ये डेटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र है पर्टिकुलर आपको डिटेल में भी पूछे जा सकते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ताप विद्युत केंद्रों को स्पष्ट कीजिए, 11 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। लेकिन ये अलग अलग 5-5 नंबर में भी आपसे पर्टिकुलर पूछे जा सकते हैं। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, तो आपको थोड़े से डेटा इसके पता होना चाहिए। तो क्लियर हुआ, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। क्षमता कितनी थी, प्रारंभ में 2260 थी, वर्तमान में 4760 हो गई है। 120 की प्रारंभ में पहले चरण में 6 इकाइयां कार्यरत थीं, द्वितीय चरण में 500 मेगावाट की इकाइयां कार्यरत हैं। ये किस किस का संयुक्त उपक्रम है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात का संयुक्त उपक्रम है। साथ ही साथ इसको कोयला सिंगरौली की खदानों से और पानी जो है रेहंद नदी से प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले ताप विद्युत केंद्र की, जिसे कहा जाता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। क्या कहा जाता है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। स्थिति की बात करते हैं तो ये कहां पर है, नेपा नगर के बुरहानपुर में है। कहां पर है, नेपा नगर के बुरहानपुर में है। उत्पादन क्षमता 117 मेगावाट है। कोयला और पानी इसको तवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, अर्थात तवा क्षेत्र से कोयला और तवा नदी से इसको पानी प्राप्त होता है। यह नेपा नगर के अखबारी कागज, तो अखबारी कागज का कारखाना कहां है, नेपा नगर बुरहानपुर में है। तो जो यह कागज कारखाना है इसके लिए बिजली उपलब्ध कराता है। कौन सा ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। बात करते हैं अगले ताप विद्युत केंद्र की, जिसका नाम है संजय ताप विद्युत केंद्र। क्या नाम है, संजय ताप विद्युत केंद्र। कहां पर स्थित था, उमरिया में स्थित था। तो उमरिया के बीरसिंहपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह कहां पर स्थित था, तो उमरिया के बीरसिंहपुर में स्थित था, मतलब है, था नहीं, अभी वर्तमान में भी है। कहां पर, उमरिया के वीरसिंहपुर में। क्षमता की बात करते हैं तो यह कितनी बिजली का उत्पादन करता है, 840 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। 210 मेगावाट की 4 इकाइयां यहां पर क्या है, स्थापित की जा रही हैं। कितनी इकाइयां, 4 इकाइयां। वर्तमान की बात करें तो यहां पर वर्तमान में कितनी ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, तो 1340 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। पहले बहुत कम थी, 840 थी, लेकिन अब 1340 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन यह कर रहा है। कोयला और पानी की बात करते हैं तो जोहिला कोयला क्षेत्र से यह कोयला प्राप्त करता है और जोहिला नदी से यहां पर पानी प्राप्त किया जाता है। तो जो संजय ताप विद्युत केंद्र है यह कहां पर है, उमरिया के बीरसिंहपुर में है। प्रारंभ में 840 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता था, वर्तमान में 1340 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और कोयला यह जोहिला क्षेत्र से और पानी भी जोहिला नदी से प्राप्त करता है। अगले ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं, जिसे कहते हैं बांधव ताप विद्युत केंद्र। क्या है, बांधवगढ़ ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थिति कहां है, तो यह सीधी जिले में स्थित है। कोयला सिंगरौली से प्राप्त होता है, पानी रेहंद नदी से ही प्राप्त होता है। तो पानी कहां से मिलेगा, रेहंद से, और कोयला कहां, सिंगरौली से। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त उपक्रम है। किस किस का है, मध्य प्रदेश और गुजरात का संयुक्त उपक्रम है।
पेंच ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं, पेंच कहां पर, छिंदवाड़ा में है। तो स्थिति कहां पर है, छिंदवाड़ा जिले में है। क्षमता क्या है, तो प्रारंभ में 420 मेगावाट थी और यहां पर 210 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की जा रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी हो गई, 588 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई है। वर्तमान में कितनी हो गई, 588, प्रारंभ में थी 420, ये ध्यान रखना। इसके बाद 210 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित और की गई हैं। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र कहां पर आता है, तो ये मंडला क्षेत्र में आता है, जबलपुर में नहीं आता है। कोयला लेकिन ये जबलपुर से प्राप्त करता है। कोयला कहां से प्राप्त करता है, जबलपुर से प्राप्त करता है। पानी नर्मदा नदी से प्राप्त करता है। क्षमता इसकी 15 मेगावाट है। कितनी है, 15 मेगावाट है। तो ये तो हुए हमारे क्या, ताप विद्युत केंद्र। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जल विद्युत केंद्रों की। किसकी, जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र अर्थात ऐसे केंद्र जहां पर जल के माध्यम से, जल के प्रवाह के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है, उन्हें जल विद्युत केंद्र कहा जाता है। जल विद्युत केंद्र कहां पर लगाए जाएंगे, जहां पर बांधों का निर्माण किया जाएगा, और बांधों का निर्माण कहां होता है, तो नदियों पर होता है। तो जो मध्य प्रदेश में जल विद्युत केंद्र हैं, इनका वर्गीकरण हम नदियों के आधार पर कर लेते हैं। जैसे कि जो पहला ताप विद्युत केंद्र है वह चंबल नदी घाटी परियोजना पर है। कहां पर है, चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल जो नदी घाटी है उस परियोजना पर बहुत सारे बांध बनाए गए होंगे और उन बांधों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। तो यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। अर्थात जो जल विद्युत केंद्र है, सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहां पर लगाया गया था, तो चंबल नदी घाटी परियोजना पर ही लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1960 में लगाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे अभी। इसका विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। किसका, चंबल नदी घाटी परियोजना का विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था और यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। इस पर स्थित जल विद्युत केंद्र, तो इस पर यदि हम स्थित जल विद्युत केंद्रों की बात करें तो इस पर 3 जल विद्युत केंद्र स्थित हैं। कौन कौन से हम समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको चित्र दर्शाया गया है, चित्र में आप देख रहे हैं। यहां पर है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, और गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद उत्तर की ओर चलते हैं तो चंबल नदी जब उत्तर की ओर बढ़ती है तो यहां पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र है और उसके ऊपर जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र है। कौन कौन से हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, और गांधी सागर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये चंबल नदी पर 3 जल विद्युत केंद्र कौन कौन से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। इनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहां पर है, तो सबसे पहले इसे स्थापना की बात करें तो सबसे पहला है तो 1960 में स्थापित किया गया था। और कहां पर स्थापित किया गया था, तो ये भानपुरा मंदसौर में स्थापित किया गया था। कहां पर, भानपुरा मंदसौर। भानपुरा मंदसौर कहां पर आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, चंबल नदी पर जो 3 नदी घाटी परियोजनाएं हैं या जल विद्युत केंद्र हैं, उनमें से सिर्फ एक मध्य प्रदेश में पाया जाता है और 2 राजस्थान में आते हैं। तो पहला मध्य प्रदेश में कौन सा है, वह गांधी सागर जल विद्युत केंद्र ही है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और ऊर्जा उत्पादन की बात करें या ऊर्जा क्षमता की बात करें तो यह 115 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। कितना करता है, 115 मेगावाट। दूसरा है राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र, और यदि हम स्थिति की बात करें तो यह कहां पर स्थापित है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थापित है। क्षमता की बात करते हैं तो 172 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी है, 172 मेगावाट। फिर आता है जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र कहां पर है, कोटा राजस्थान में स्थित है। और यदि हम इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 99 मेगावाट। ये मेगावाट आपको याद रखना है क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आपसे मेगावाट पर ही पूछ लिया जाता है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी उम्र से आप याद रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा सबसे प्राचीन कौन थे, तो सबसे प्राचीन थे राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर सबसे बड़े हो जाएंगे अर्थात 172 मेगावाट। दूसरे नंबर पर गांधी जी आ जाएंगे जिसकी 115 मेगावाट, और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं के नाम पर जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र का नाम रखा गया है। तो 99 मेगावाट। क्लियर है, क्या क्या हो गया आपके, 115 मेगावाट, 172 मेगावाट और 99 मेगावाट। स्थान भी आपको याद रखना है, कौन सा, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पे है, राजस्थान की कौन सी जगह पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं जिसे कहते हैं नर्मदा नदी घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। तो जो नर्मदा सागर परियोजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1984 में की गई थी। कब, 1984 में की गई थी। और किसने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने ही 1984 में इसकी शुरुआत की थी। इस पर भी 3 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितने जल विद्युत केंद्र, 3 जल विद्युत केंद्र। समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से हैं वो।
पहला है इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। कौन सा है? इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र कहां पर है? तो वह खंडवा जिले के पुनासा में है। कहां पर है? खंडवा जिले के पुनासा में है। क्षमता की बात करते हैं तो इसकी प्रारंभिक क्षमता थी 250 मेगावाट। कितनी थी? 250 मेगावाट। और वर्तमान में यह कितनी ऊर्जा का उत्पादन करता है? 1000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो प्रारंभ में कितनी थी? 250। ध्यान रखना, इसमें प्रारंभ और वर्तमान दोनों याद रखना है, क्योंकि वह पूछ लेता है कि प्रारंभिक कितनी ऊर्जा उत्पादन करता था, तो 250 मेगावाट करता था, 250 मेगावाट करता था। वर्तमान में कितनी करता है? 1000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरी आती है अंकलेश्वर ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। ओमकारेश्वर कहां पर आएगा? तो यह भी खंडवा जिले के ओमकारेश्वर नामक स्थान पर आता है। यह कितना करता है? तो यह भी 250 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का उत्पादन करता था पहले, लेकिन वर्तमान में 520 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। तो ध्यान रखना, चाहे इंदिरा सागर की बात करें चाहे ओमकारेश्वर की बात करें, प्रारंभ में 250 मेगावाट ही कर रहा था, लेकिन इंदिरा सागर ने ज्यादा बढ़ाया है, 1000 मेगावाट पहुंच गया है। लेकिन यदि हम ओमकारेश्वर की बात करते हैं तो यह अभी कितना है? 520 मेगावाट ही पहुंचा है। तीसरा है महेश्वर जल विद्युत केंद्र। महेश्वर जल विद्युत जो केंद्र है वह कहां पर स्थित है? खरगोन में है। महेश्वर कहां आता है? खरगोन में आता है। तो यह जल विद्युत केंद्र भी कहां पर है? खरगोन में है। यदि हम इसकी जल विद्युत केंद्र की बात ऊर्जा की बात करते हैं, इससे कितनी ऊर्जा उत्पादन की जाती थी या बिजली बनती थी? तो 320 मेगावाट। कितनी बनती थी? 320 प्रारंभ में, और वर्तमान में 400 मेगावाट बिजली का यहां से उत्पादन किया जाता है। सबसे विवादित यदि परियोजना का नाम पूछ लिया जाता है तो कौन सी है? महेश्वर जल विद्युत परियोजना है। कौन सी है? महेश्वर जल विद्युत परियोजना। ये आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। यहां पर अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी निकलती है। यहां से नर्मदा नदी निकलती है, आगे बढ़ती जाती है, और यहां पर जबलपुर के पास में बारगी नदी है जिस पर बारगी बांध है। कौन सी है? बारगी बांध बारगी नदी पर है, और यहां पर बारगी जल विद्युत परियोजना है। आगे हम समझने का भी प्रयास करेंगे। फिर आगे नर्मदा नदी बढ़ती है, और जब आगे की ओर जाती है तो यहाँ पर तवा आता है। तवा नदी है, तवा नदी पर एक बांध है जिसे तवा बांध कहा जाता है, और तवा नदी पर जो बांध है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, पुल है। जो तवा नदी का पुल है, नर्मदा और तवा के संगम पर पुल बनाया गया है यहाँ पर, तो वह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है। आगे नर्मदा नदी बढ़ती जाती है और पहुंचती है कहाँ पर? ओमकारेश्वर, और खंडवा में पहुंचती है, और खंडवा में पहले पड़ती है इंदिरा सागर परियोजना और उसके बाद आती है ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर के बाद खंडवा से खरगोन पहुंचते हैं जहां पर महेश्वर परियोजना आती है। महेश्वर परियोजना के बाद यह राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान में जाने से पहले एक मान परियोजना आती है। कौन सी आती है? मान परियोजना, जो मान नदी पर है, और इसके बाद यहाँ पर धार के यहाँ पर जोबट परियोजना आ जाती है जो कि हथनी नदी पर है। किस नदी पर है? हथनी नदी पर है। जोबट परियोजना से फिर आगे बढ़ती हुई जाती है गुजरात में प्रवेश कर जाती है, और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो है तो नर्मदा नदी पर, लेकिन राज्य कौन सा लग जाता है आपका? गुजरात लग जाता है। फिर आगे बढ़ती हुई एस्चुरी बनाती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कहां पर कौन सी परियोजना है, किस नदी पर है, क्योंकि पूछा जाता है बरगी परियोजना किस नदी पर है। वहां पर ऑप्शन में यदि बरगी और नर्मदा दोनों आ जाता है तो आपको बारगी लगाना है, लेकिन बारगी ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको नर्मदा लगाना है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन मेंस में यदि आपसे लिखना आ जाए बारगी परियोजना तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कि यह नर्मदा नदी की सहायक नदी बारगी पर स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए, ये समझ में आया। यहां पर बारगी परियोजना है, तवा बांध है, तवा बांध से आगे चलते हैं। फिर जैसे हम खंडवा में पहुंचते हैं तो पहले इंदिरा सागर परियोजना आती है, फिर आपकी ओमकारेश्वर परियोजना आती है। खंडवा में खरगोन में जाते हैं तो वहां पर महेश्वर परियोजना आती है। थोड़े से आगे और बढ़ते हैं तो वहां मान परियोजना है, जोबट परियोजना है, और फिर सरदार सरोवर परियोजना है। बारगी परियोजना, बारगी जल विद्युत केंद्र हम देख लेते हैं। तो यह कहां पर है? जबलपुर के बिजौरा ग्राम में है। कहां पर है? जबलपुर के बिजौरा ग्राम में है, और यह नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर है। किस नदी पर है? बरगी नदी पर स्थित है। इसका एक नाम और है, क्या कहा जाता है इसे? रानी अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र। क्या कहा जाता है? अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र भी इसे कहा जाता है। उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो इसकी उत्पादन क्षमता है 80 मेगावाट। कितनी है? 80 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। टोंस नदी की बात करते हैं। टोंस नदी जो स्थापित की गई थी, टोंस नदी परियोजना या जल विद्युत परियोजना, यह है 1994 में रीवा जिले के टोंस नदी पर की गई थी। किस पे की गई थी? टोंस नदी पर की गई थी। और कहां पर की गई थी? रीवा जिले में की गई थी। क्षमता की बात करते हैं तो इससे 315 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है? 315 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगली परियोजना की बात करते हैं, पेंच जल विद्युत परियोजना।
तो ध्यान रखना, जिस तरीके से हमने ताप विद्युत केंद्र पढ़े थे, कितने थे, 9 थे, 8 स्थानों पे थे, उसी तरीके से जल विद्युत परियोजनाएं भी कितनी हैं, 9 हैं, अलग अलग स्थानों पे हैं। देखते हैं हम कौन कौन से। पेंच जल विद्युत केंद्र, पेंच जल विद्युत केंद्र कहां पर है, तो यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित पेंच घाटी परियोजना का अंग है। जो पेंच घाटी परियोजना बनाई गई है वहीं पर पेंच परियोजना है, तो उस घाटी का ही क्या है, यह अंग है पेंच जल विद्युत परियोजना। यदि हम ऊर्जा उत्पादन का बात करें या बिजली उत्पादन की बात करें तो 160 मेगावाट बिजली का यहां से उत्पादन किया जाता है। इसमें 87% भाग मध्य प्रदेश को दिया जाता है और 3% भाग महाराष्ट्र को। अर्थात जो पेंच जल विद्युत परियोजना है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन है वह किसको दिया जाता है, मध्य प्रदेश को दिया जाता है। सिर्फ 3% भाग ही महाराष्ट्र को दिया जाता है। फिर आती है राजघाट जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है इसका, राजघाट जल विद्युत परियोजना। इसे रानी लक्ष्मीबाई केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थापित है, तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यदि नदी का पूछ लिया जाए तो किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर है, बेतवा नदी पर स्थित है। किसकी संयुक्त परियोजना है, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्पादन क्षमता की बात कर लेते हैं तो यह 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। कितना करती है, 45 मेगावाट। अगली परियोजना की बात करते हैं जिसे कहते हैं बाणसागर जल विद्युत परियोजना। क्या कहते हैं, बाणसागर जल विद्युत परियोजना। तो जो बाणसागर जल विद्युत परियोजना है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994-95 में हुई थी। रीवा शहडोल मार्ग पर जो सोन नदी स्थित है वहां पर यह परियोजना स्थापित की गई है। कहां पर, रीवा शहडोल मार्ग पर। क्षमता की बात करें तो यह 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। कितनी करती है, 400 मेगावाट। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। अगली नदी परियोजना की बात करते हैं जिसे कहते हैं रिहंद परियोजना। क्या कहते हैं, रिहंद परियोजना। स्थापित की बात करते हैं तो यह कहां पर है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पीपरी नामक स्थान पर है। कहां पर है, पीपरी नामक स्थान पर है। किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है। ध्यान रखना है। इसकी यदि हम स्थान की बात करें तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पीपरी नामक स्थान पर है। और किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। और यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। इसके बाद आखिरी परियोजना है हीराकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। और यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य की परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर है, तो यह महानदी पर स्थित है। किस नदी पर है, महानदी पर स्थित है। तो इसके साथ ही जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं या जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत केंद्र हैं, वह भी समाप्त होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने सिर्फ ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र अर्थात मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन किया है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को समझेंगे कि कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। साथ ही साथ फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सी दशाएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।